जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार डिज़ायर पॉइंट की इस खूबसूरत से चैनल पर। डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो है तैयारी को आप बेहतर बना रहे होंगे। और सभी को जो है नमस्कार है, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में डिज़ायर पॉइंट की इस बेहतरीन खूबसूरत से चैनल पर। तो आइए आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक जो अगला लेक्चर है, जो हम लोग का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ये शायद मुझे जो है कंफर्म नहीं है कि लेक्चर नंबर 4 होगा कि लेक्चर नंबर 5 होगा, मगर आप जो है इसका पूरा आप पहले का लेक्चर आप देखेंगे तो इसके पहले मैंने कोलराउस का नियम जो है यहाँ पर कराया था। आप देख सकते हैं कोलराउस का नियम, यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें मैंने डिस्कस कराया था। आप देख सकते हैं इसके पहले वीडियो मैंने आपको चीज़ें कवर कराया था। तो आइए सीधा हम लोग अपने मुद्दे पर बात करते हैं, सीधा हम लोग अपने टॉपिक पर बात करेंगे। और आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा, यानी कि फैराडे का नियम होगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी होगा और संचारण वगैरह पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ। मैं शिशन साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार डिजायर पॉइंट के खूबसूरत से चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा, आज का हम लोग का टॉपिक ये है, यानी कि विद्युत अपघटन की परिणात्मक अभिमुखता। विद्युत अपघटन की परिणात्मक अभिमुखता यानी कि क्वांटिटेटिव, यानी कि एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव यानी कि एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारा ये है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे माइकल फैराडे, यानी कि जो माइकल फैराडे हैं वो कौन है और उनका नियम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उनका कौन कौन सा योगदान है। आज ये सारी बातें आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? तो बने रहिएगा हमारे साथ। और जो है जितनी भी बातें मैं आपको कराऊंगा और वो बातें आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को बढ़िया से तैयार करिएगा। आपका निश्चित रूप से नो डाउट आपका केमिस्ट्री का कमांड बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहला हम लोग का है माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे के बारे में आइए हम लोग जानते हैं क्या है कि, यानी कि माइकल फैराडे ने सन 1832 में विद्युत अपघटन का गहन अध्ययन किया। यानी कि इन्होंने विद्युत अपघटन का बहुत ही डिटेल अध्ययन किए। अच्छा, विद्युत अपघटन क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग यानी कि पानी में जब घोलते हैं, पानी में जब ये हम क्या करेंगे, घोलेंगे, यानी पानी मिला करके अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि अगर हम इसमें करंट को पास करेंगे, यानी एनोड होगा और दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा, तो जो हमारा यहाँ पर विद्युत अपघट है वो दो आवेशित कणों में क्या होगा, टूट जाएगा। एक हमारा धनावेशित में, दूसरा हमारा कैसे, ऋणावेशित में क्या होगा, टूटेगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटन। कौन सी बोलते हैं? वैद्युत अपघटन। क्लियर है ना? तो अब आइए, यानी कि माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन के बारे में डिटेल अध्ययन किया था। तो आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। फिर कह रहा है कि और इलेक्ट्रोड पर मुक्त उत्पादों की मात्राओं एवं विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के मध्य यानी कि संबंध स्थापित किए हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने इलेक्ट्रोड पर मुक्त उत्पादों की मात्राओं एवं विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के मध्य एक संबंध स्थापित किया। आगामी विवरण से हम इस संबंध का अध्ययन करेंगे, यानी आगे का जो विवरण होगा हम लोग इससे संबंध का अध्ययन करेंगे। क्लियर है ना? यानी कि जो माइकल फैराडे हैं, जो फैराडे वैज्ञानिक है, उन्होंने यानी वैद्युत अपघटन का डिटेल अध्ययन किए और डिटेल अध्ययन करने के बाद जो इलेक्ट्रोड होता है, आप समझते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है? यानी हर आप देखते हो कि जितना भी बैटरी होता है, जितना सेल होता है, उसमें दो प्रकार के छड़ होते हैं, एक प्लस होता है, दूसरा माइनस। एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा। धन्यवाद सर। एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा, ठीक? तो एनोड और कैथोड में जो मात्रा है और साथ में उसमें प्रवाहित की गई जो विद्युत धारा है, इसकी मात्रा है, इन सभी में संबंध बताने का प्रयास किए। और ये प्रयास इन्होंने अपना नियम बनाया था और जिसे हम लोग बोलते हैं फैराडे का नियम, ठीक है? अब आप देख सकते हैं फैराडे का जो नियम है, आप यहां पर देखिएगा। चलिए,
तो आइए देखते हैं हम लोग फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम, है ना। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम देखिएगा, कह रहा है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्लियर है। अब देखिए फैराडे का विद्युत अपघटन का जो है प्रथम नियम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इनका दो नियम है। कितने नियम है? दो। पहला नियम है, आइए पहले नियम को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पहला नियम क्या है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरीके का हमारा कोई ये सॉल्यूशन है, इसमें हमारा कोई वैद्युत अपघट्य यहाँ पर घुला है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यानी कि वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, ठीक है ना। वैद्युत अपघट्य का कौन सा विलयन है? जलीय विलयन, क्लियर। और यहाँ पर हमने इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक हमारा एनोड है, दूसरा हमारा कैथोड है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, एक हमारा क्या है? एनोड, और दूसरा हमारा क्या है? कैथोड है। तो इस तरीके से हर एक सेल में जिसमें वैद्युत अपघट्य घुला होता है उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होगा, दूसरा क्या होगा? कैथोड होगा, क्लियर है ना। अब यहां से देखिएगा, अगर मान लीजिए इसमें जो प्रवाहित धारा है हमारा जो है यानी कि जो आवेश है, यानी कि हम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर नियम में लिखा गया है, यानी कि जो द्रव्यमान होगा विलयन में प्रवाहित विद्युत मात्रा यानी आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो जैसे हम देखिएगा ये हम लोग का यानी कि वैद्युत अपघटन की प्रोसेस हो रहा है और एनोड है और साथ में कौन सी चीज है? कैथोड, ठीक। तो जब भी इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं यानी कि जो हम लोग का वैद्युत अपघटन की प्रोसेस होता है, इसमें जब हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि कैथोड के ऊपर यानी कुछ पदार्थ जो होते हैं इस तरीके से एकत्रित हो जाते हैं। कुछ पदार्थ क्या होते हैं? एकत्रित होंगे। और मान लेते हैं एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो हमारा है, यानी कि जो द्रव्यमान है वो हमारा है W है। कौन सी चीज है? W, ठीक है। यानी कि जो एकत्रित पदार्थ है उसका द्रव्यमान कितना है? W है। और इसमें प्रवाहित जो आवेश है, आवेश जो इसमें भेजा गया है वो हमारा कितना है? Q है। आवेश कितना है? Q है, क्लियर है ना। तो आवेश हमारा Q है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा यानी एकत्रित पदार्थ की मात्रा जो है W है, यानी उसमें प्रवाहित वैद्युत आवेश Q के कैसा होता है? समानुपाती होता है। यही हम लोग का है फैराडे का कौन सा नियम है? पहला नियम है, क्लियर है ना। यानी पहला नियम ये कहते हैं कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा यानी कि W, उसमें प्रवाहित वैद्युत आवेश Q के कैसा होता है? समानुपाती होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे का पहला नियम कहते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं? पहला नियम, क्लियर है ना, कंफर्म है। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई सेल लेते हैं, एक एनोड है दूसरा कैथोड है, उसमें करंट भेजते हैं, तो कैथोड के ऊपर कुछ ना कुछ पदार्थ एकत्रित होता है। उस पदार्थ की मात्रा जो होगा उसमें प्रवाहित वैद्युत आवेश के कैसा होगा? समानुपाती होगा। यानी कि अगर आवेश बढ़ेगा तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। आवेश घटेगा तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यानी कि फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम कहते हैं, क्लियर है। तो आइए पहले हम लोग इनके नियम को थोड़ा सा पढ़ेंगे। यानी कि देखिएगा वही चीज लिखा गया है, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान है यानी कि जो W है, भार है, मात्रा है, में विलयन में प्रवाहित की गई यानी विद्युत की मात्रा यानी आवेश के कैसा होता है? समानुपाती होता है। हम यहां से लिख सकते हैं यानी कि पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैद्युत आवेश के,
पदार्थ की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वैद्युत आवेश के, यानी W समानुपाती होगा किसके बताइएगा, Q के। यही हम लोग का है फैराडे का नियम। ठीक, अब इनके नियम से देखो एक चीज हम लोग ये भी क्लियर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके का अगर मान लीजिए कोई हमारा इस तरीके का 2 सेल है, ठीक, और यहाँ पर इस तरीके का इलेक्ट्रोड है, इस तरीके का यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, इस तरीके का यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए पदार्थ हमारा एकत्रित हुआ है, यानी कि मान लीजिएगा एकत्रित हमारा पदार्थ है W1 है, तो आवेश यहाँ पर कितना होगा, Q1 होगा, और यहाँ पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा जो है W2 है, तो आवेश अगर मान लीजिए कितना है, Q2 है, तो यहाँ का देखिए W1 समानुपाती होगा किसके, Q1 के, और W2 समानुपाती होगा किसके, Q2 के, है ना। तो यही हमारा है फैराडे का नियम। अच्छा, अगर हम आवेश बढ़ा देंगे, आवेश अगर बढ़ाएंगे, जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर Q कूलाम आवेश पर W एकत्रित हो रहा है, तो 2Q कूलाम आवेश पर जो होगा 2W एकत्रित होगा, और 3Q कूलाम आवेश पर 3W एकत्रित होगा। तो इस तरीके से हम लोग का होता है फैराडे का नियम, यानी आवेश अगर बढ़ाएंगे तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा, आवेश अगर घटाएंगे तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हम लोग का है फैराडे का नियम है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। हम इसी को जो है थोड़ा सा हम लोग आइए इसी को हम लोग थोड़ा सा और, यानी कि फार्मूला हम लोग और देखेंगे। फार्मूला क्या है, देखिए W समानुपाती होता है किसके, Q के। W समानुपाती किसके है, Q के, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग इस चिन्ह का हटाएंगे, इसका चिन्ह हटाएंगे, तो W बराबर हो जाएगा Z इंटू Q हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू Q। ठीक, जहाँ Z हमारा क्या है, Z हमारा है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक क्या है, तुल्यांक है। ठीक, और एक चीज और है, Z बराबर होता है E अपान F के। Z बराबर क्या होगा, E अपान F के। ठीक, तो एक फार्मूला यहां से भी हम लोग बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, E अपान F इंटू क्या हो जाएगा, Q होगा। E अपान F इंटू क्या होगा, Q। भाई Z की जो वैल्यू है E अपान F के बराबर है, तो Z के जगह पर रखेंगे तो E अपान क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब एक चीज और हम लोग जानते हैं, चूंकि Q बराबर होता है I इंटू टी के, I इंटू टी के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं W बराबर हो जाएगा Z इंटू आई इंटू किसके हो जाएगा, T के बराबर होगा। यही हम लोग का है, यानी कि फैराडे का पहला नियम है। क्लियर है ना। तो ये फैराडे का हम लोग का पहला नियम है, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा है उसमें प्रवाहित वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे का नियम। ठीक, तो फैराडे ने कहा भाई आवेश अगर बढ़ाएंगे तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा, आवेश घटाएंगे तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही बातें हमारे वैज्ञानिक ने बताया था, कौन, जो है माइकल फैराडे। क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम यानी कि देखिएगा वैद्युत अपघटन का जो है फैराडे का जो है द्वितीय नियम हम लोग देखते हैं। यानी कि इस नियम को निम्न प्रकार से देखो व्यक्त किया जाता है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की जो द्रव्यमान है उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। दूसरी बात है जो हमारे फैराडे बाबा कहते हैं, फैराडे बाबा ये कहते हैं कि भाई जो यानी कि एकत्रित पदार्थ की मात्रा है, यानी जो पदार्थ का द्रव्यमान है, ठीक, पदार्थ का जो द्रव्यमान है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पदार्थ के तुल्यांकी भार के, पदार्थ के तुल्यांकी भार के,
पदार्थ के तुल्यांकी भार की कैसा होता है, समानुपाती होता है। अब आप सोचेंगे सर ये कैसा है ना। आइए आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। ठीक, जैसे अगर हम मान लेते हैं द्रव्यमान को W मान लेते हैं, तुल्यांकी भार को E मान लेते हैं, तो इसको शॉर्टकट में हम लोग ये बोल सकते हैं। बट ये कह रहा है कि भाई श्रेणी क्रम में हो, सभी में धारा समान हो। आइए इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए इस तरीके का हमारे कई सारे हमारे यहाँ पर यानी वैद्युत अपघट्ट का सलूशन है। ठीक, चलिए ये हमारा वैद्युत अपघट्ट का सलूशन है एक इस तरीके के, और ये हमारा दूसरे तरीके का है, ये हमारा तीसरे तरीके का है। ठीक, और इसमें हमारा सभी में इस तरीके का इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाया गया है, और सबको हम ऐसे इसी तरीके का श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं, है कि नहीं। सभी को हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। क्लियर। अच्छा, अब जोड़ने के बाद चलो हम इसको मान लेते हैं ये सॉल्यूशन हमारा 1 है, ये सॉल्यूशन हमारा 2 है, और यानी कि 1 सॉल्यूशन है, और इस तरीके का, और ये सॉल्यूशन 2 है, ये सॉल्यूशन हमारा 3 है। ठीक, अच्छा तीनों हमारे जो सॉल्यूशन है अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो धारा बह रहा है वो हमारा कितना है, I एम्पियर है, इसमें भी कितना है, I एम्पियर है, इसमें भी कितना है, I एम्पियर है। इस तरीके से यहाँ से भी कितना निकलेगा, I एम्पियर निकलेगा, है कि नहीं। और यहाँ पर जो पदार्थ है वो हमारा है, इसका भार है W1, एकत्रित पदार्थ का जो भार होगा W1, और यहाँ पर भी एकत्रित होगा, यहाँ पर एकत्रित होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमेशा आप सभी जानते हो कि जो एनोड होता है वो सेल के बाएं तरफ होता है, कैथोड जो होता है दाएं तरफ होता है। तो उस बेसिस पे ये हमारा एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ, ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ, ये एनोड हुआ, और ये कैथोड हो गया, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसका जो हमारा भार है W1 है, इसका भार हमारा W2 है, इसका भार हमारा W3 है। क्लियर है ना। और यहाँ पर मान लेते हैं पदार्थ का तुल्यांकी भार E1 है, यहाँ पर कितना है, E2 है, यहाँ पर कितना है, E3 है। क्लियर। तो अगर हम कह दें भाई, जो फैराडे की नियमानुसार अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हम लोग ऐसे कह सकते हैं, फैराडे के नियमानुसार, अच्छा फैराडे का नियम कहता है कि W समानुपाती होगा किसके, E के समानुपाती होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जो होगा W1 समानुपाती होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं W1 समानुपाती होगा E1 के, W2 समानुपाती होगा E2 के, है कि नहीं। W1 किसके, यानी कि E1 के समानुपाती, W2 किसके, E2 के समानुपाती। अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो W1 बराबर हो जाएगा Z इंटू E1, W2 बराबर हो जाएगा, यानी कि अच्छा एक सेकेंड, एक काम कर दे, यहाँ पर हम कर देते हैं Z इंटू E2। क्लियर है। या अगर हम लोग इसको ना भी लिखे तो एक काम कर देते हैं, अगर हम इसको ना भी लिखे, अगर हम इसको मान लें समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2, है कि नहीं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, 1 और 2 से देखेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं W1 अपान W2 बराबर होगा E1 अपान कितना हो जाएगा, E2। क्लियर है ना। W1 E1 के बराबर होगा और W2 किसके बराबर होगा, E2 के, यानी W1 अपान कितना हो जाएगा, W2, E1 अपान कितना हो जाएगा, E2। क्लियर है। अब एक चीज देखिएगा, चूंकि हम लोग सभी जानते हैं W बराबर होता है Z इंटू I इंटू टी के, Z इंटू I इंटू टी के। अब अगर Z है, I है, T है, तो एक चीज यहां से आप देख सकते हैं, अगर हम इसको W1 मान ले तो ये हमारा होगा Z1, क्योंकि धारा तो सब में समान है, धारा सभी में समान है।
भाई इसको अगर हम आई एम्पियर दे रहे हैं, इसको भी आई एम्पियर दे रहे हैं, इसको भी आई एम्पियर दे रहे हैं, धारा सब में सेम है, टाइम भी सब में सेम ही लगेगा, तो धारा और टाइम हमारा सेम है ना। तो धारा अगर टाइम सेम है तो इसको हम कह देंगे W2 बराबर हो जाएगा Z2I इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, W1 की जगह पर मान रखेंगे तो हो जाएगा Z1I इंटू टी अपान Z2I इंटू टी, और हो जाएगा E1 अपान कितना हो जाएगा E2। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम I और T को कैंसिल कर सकते हैं, आई और टी को कैंसिल करेंगे तो Z1 अपान कितना हो जाएगा Z2, E1 अपान कितना हो जाएगा E2। ये हमारा एक दूसरा फार्मूला आ गया है। क्लियर है ना, ये हमारा दूसरा फार्मूला आ गया। कंफर्म है। चलो अब एक काम करते हैं, अगर हमें देखिएगा इस तरीके से दिख रहा है, Z1 है तो E1 है, तो हम लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं Z1 समानुपाती है किसके, E1 के। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, अगर ये जो है इसके समानुपाती है तो ये हमारा इसके भी समानुपाती होगा, यानी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, है कि नहीं, बोलो। क्लियर है ना, कंफर्म है। चलो तो ये बताओ, अगर ये इसके समानुपाती है या ये इसके समानुपाती है तो हम ये भी कह सकते हैं E1 समानुपाती होगा किसके, Z1 के। E1 समानुपाती किसके होगा, Z1 के। क्लियर है ना। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक चीज यहां से हम लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं, अगर 1 को हटा दे हम लिख सकते हैं कि E समानुपाती होगा किसके, Z के। ई समानुपाती किसके होगा, Z के। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इस चिन्ह को हटाएंगे, तो यहाँ से हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं E बराबर हो जाएगा यानी कि F इंटू Z के। E बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू Z के। भाई इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा, इस स्थिरांक को बोलते हैं फैराडे स्थिरांक, है ना। इस स्थिरांक को हम लोग कौन सा स्थिरांक बोलते हैं, फैराडे स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, फैराडे स्थिरांक। इसका जो वैल्यू होता है यानी कि F की जो वैल्यू होता है 96,000 यानी कि 485 कूलाम होता है, 96,485 कूलाम। मगर हम लोग इसको जो है मानते हैं F बराबर 96,000 कितना 500 कूलम। अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप NCERT का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर 96,485 रखेंगे, यहाँ पर आप 500 नहीं रखेंगे, फिर कितना रखेंगे 96,485। क्लियर है ना। तो अब यहाँ से हम लोग एक बेहतरीन फार्मूला ये निकाल सकते हैं, Z बराबर हो जाएगा E अपान कितना यानी कि F के। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, Z बराबर हो जाएगा E अपान 96,500 के। क्लियर है ना, E अपान कितना हो जाएगा 96,500। तो ये हम लोग का होता है फैराडे का दूसरा नियम। तो पहला नियम है, दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम कहता है अगर बहुत सारे हमारे वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में सेल हमारे कैसे जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों। कैसे जुड़े हों, श्रेणी क्रम में, और सभी में प्रवाहित धारा का मान समान होगा, तो हर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा होगा उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। यानी यही हमारा होता है फैराडे का दूसरा नियम। ठीक। और पहला नियम आप सभी को पता है, किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा है उसमें प्रवाहित वैद्युत आवेश के समानुपाती होगा। इसी चीज को बोलते हैं फैराडे का नियम। क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को जो है पूरा कंफर्म में हो गया होगा। आगे चले, चलो एक बार सभी लोग जवाब दीजिए, क्या कमेंट में आपको सभी चीजें समझ में आया है, फैराडे का पहला नियम, दूसरा नियम, एक बार सभी लोग जवाब दीजिए, समझ में आया है। चलिए एक बार सभी मित्र जो है जवाब दें, क्या कमेंट में आपको पूरा समझ में आया है, कहीं कोई दिक्कत।
चलिए क्लियर है। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं फैराडे के नियम पर। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन है, इस तरीके से मान लेते हैं ये कोई हमारा कॉपर सल्फेट है ना, इस तरीके से कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, CuSO4 का जलीय विलयन है। कॉपर सल्फेट का क्या है, जलीय विलयन। क्लियर है ना। चलो ये हमारा हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। कह रहा है कि इसमें जो धारा बह रहा है, आई की वैल्यू हमारा दिया है 0.2 एम्पियर दिया है, और धारा को 1 घंटे तक प्रवाहित किया गया, यानी टी की वैल्यू दिया है 1 आवर दिया है 1 घंटा। मजे की बात यह है कि भाई जो समय होगा सेकेंड में होगा, तो इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे। एक घंटा में हम लोग का कितना, 60 मिनट, 60 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि इतना है। कैथोड पर एकत्रित यानी कि कॉपर की द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी हमसे जो है W की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, W की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्लियर है ना। एक बार आप सभी लोग जवाब दीजिए, क्या ये सारा चीजें आपका हो जाएगा। कंफर्म करके बताइए। क्या ये सारा चीजें आपका कंफर्म हो जाएगा। चलो अब हमें देखिए W निकालना है, और देखिए यहाँ पर कई सारा सेल हमको नहीं दिया गया है, एक ही सेल दिया गया है। तो भाई देखो I दिया है, T दिया है, हमसे W पूछ रहा है, तो उम्मीद है फैराडे का जो है पहला नियम ही हम लोग का लगेगा, क्योंकि हमें तुल्यांकी भार की कोई बात नहीं किया गया है, और केवल हमको W दिया है, IT दिया है, हमसे ये W हमको पूछ रहा है। क्लियर। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा हल करेंगे। देखिए W बराबर हम लोग का होता है Z इंटू आई इंटू टी के, अभी हमने जस्ट फार्मूला कराया था। तो यहां से हम लोग देखेंगे W बराबर Z की वैल्यू हो जाएगा E अपान कितना हो जाएगा, 96,500 हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा, है कि नहीं। अब E की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, अब E बराबर क्या होगा, कॉपर हमसे पूछ रहा है, तो कॉपर का जो भार होगा, कॉपर का भार हमारा जो है, यानी कि कॉपर का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, और कॉपर सल्फेट आपको पता है, कॉपर सल्फेट जब भी टूटता है तो CuSO4 जब भी हमारा टूटेगा तो ऐसे टूटेगा Cu2 प्लस में और SO4 माइनस में टूटेगा। यहाँ पर जो संयोजकता आ रही है, ये हमारा जो यहाँ पर संयोजकता आ रहा है, या हम कह सकते हैं जो ऑक्सीकरण संख्या आ रहा है, रिजल्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी ये हो जाएगा 63.5 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब इसको भाग देंगे, हमारा देखिए E की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, ठीक, सॉरी 1 सेकेंड, 2 तिहाई 6 और 2 एक्के 2, 2 सते 14, 2 पचे 10, 31 कितना आ जाएगा, 75, है कि नहीं भाई। 2 तिहाई 6 हो गया और 2 एक्के 2 हो गया, 1 बचा, 2 सते 14, 2 पचे 10, यानी तुल्यांकी भार आ गया है 31 कितना, 75। तो यहाँ से अगर हम लोग रखेंगे इसकी वैल्यू, अगर हम लोग रखेंगे 31.75 बटा कितना हो जाएगा, 96,500। आई की वैल्यू हमको कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.2 एम्पियर, तो ये हो गया 0.2 और ये हो गया 3600 सेकेंड हो गया। अब इसको हल कर देंगे, हम लोग का रिजल्ट
आ जाएगा, 0 से 0 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? क्या कट सकता है? कुछ कटने का चांस है। चलिए 5 से काटते हैं। अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 के 5, 5 9 45, 5 दिया 15, ये हो जाएगा हम लोग का 5 6 30, और ये हो जाएगा 5 दिया 15, 2 बचेगा, 5 पचम 25, है कि नहीं? तो 5 पचम 25, 5 दिया 15, 16 17, 5 6 30, 1 31। क्लियर है? अब देखिए हमारा कुछ कैंसिल होने का नाम नहीं लेगा, ठीक है ना? तो ये हमारा जो है बच जाएगा, हो जाएगा रिजल्ट 63.3, 0.2 और 36 बटा इतना हो जाएगा। अब अगर हम इसको अगर हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि देखिएगा ये हो जाएगा 6.35 गुणे 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 3 दूना 6 और 1 7, ठीक। एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 193। क्लियर है ना? देखते जाइए थोड़ा सा, है ना? ये हो गया 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7 हो गया, एक अंक पे दशमलव लग गया, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, आप देखिए, आप लोग भी थोड़ा सा हल करिए, देखिए कितना आएगा। इतना तो कर ही सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू है आ जाएगा हम लोग का 45.72, ठीक। 45 कितना 72, और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे जो है तो आ जाएगा 0.2368, 0.2368, ठीक। और डब्लू है इतना ग्राम आ जाएगा। क्लियर है ना? तो आप इसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। बस एक चीज हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा और क्या मान दिया है, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज हमको देखना पड़ेगा। क्लियर है? आया समझ में? चलो कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आइए देखिए थोड़ा सा एक हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित अपचयन अभिक्रियाओं में से प्रत्येक को कितने आवेश की आवश्यकता होगी, प्रत्येक को कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो यहां से आइए हम लोग इसका सलूशन देखते हैं, कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो देखिए जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना आवेश की आवश्यकता होगी, है ना? जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतने आवेश की आवश्यकता होगी। तो देखिए यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, Al3+ है, इससे चेंज हो रहा है Al में। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारा जो है, आप देखिए इसका मतलब ये है, ये हमारा Al में चेंज हो रहा है, मतलब इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ा है 3+ है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तभी तो हमारा चार्ज खत्म होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 3 है ना? तो आवेश जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, आवेश हो जाएगा 3 फैराडे। जितना इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे, उतना फैराडे, तो ये हो जाएगा 3 गुणे फैराडे की वैल्यू 96,500। तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 15, 15 की 5 हासिल 1, 6 × 18 1 19, और 9 × 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा कूलाम। क्लियर है? क्या इस तरीके से कर ले जाएंगे? यानी आपको बस ये देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन हमारा जुड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन घटेगा। जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही तो आवेश होगा। भाई इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या है, करंट है, इलेक्ट्रॉन ही हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ही आवेश है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Zn2+ है, Zn में चेंज हो रहा है ना? चलिए दूसरा है
Zn2+ है तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तभी तो Zn में चेंज होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो नंबर ऑफ आवेश फैराडे की संख्या भी 2 फैराडे हो जाएगा। तो 2 गुणे हम लोग का हो जाएगा 96,500 यानी कि 00। 6 दूनी कितना 12, 5 दूना 10 और 1 11, 9 दूना 18, 1 19, ये हो जाएगा इतना कूलम। बोलो कंफर्म है? क्या आराम से कर सकते हो। बस आपको रिएक्शन को देख के देखना है कितना इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर होगा, कितना हमारा घटेगा, कितना बढ़ेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद जो हम लोग का तीसरा है MnO4 माइनस Mn2+ में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का तीसरा क्वेश्चन ये है MnO4 माइनस चेंज हो रहा है Mn2+ में। क्लियर है ना। अब यहां से देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम निकालेंगे MnO4 माइनस में Mn का निकालेंगे, इसका X होगा 4 गुणे ऑक्सीजन का कितना -2 -1। चलो कंफर्म है। तो यहाँ पर आप देखिए Mn का निकालना है X मान लिए 4 गुणे ऑक्सीजन कितना -2 और रिजल्ट में कितना -1। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 4 दूना कितना -8 -1 और ये हम लोग का हो जाएगा X बराबर -1 और +8 रिजल्ट में कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू है +7 है और कितना इसका +2 है, यानी कि इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तभी हमारा चार्ज कंप्लीट हो पाएगा। भाई 7 में से 5 हो जाएगा तो मतलब 5 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 उधर हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए कितना है 5 है। तो आवेश हमारा कितना हो जाएगा, आवेश हम लोग का हो जाएगा 5 फैराडे यानी कि 5 गुणे 96,500 यानी कि हो जाएगा 00। 5 पचम 25 2 और 6 पंचे 30 2 32 यानी कि 3 और 9 पचे 45 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 और इतना हो गया कूलम। क्लियर है ना, यानी 48,200 2,500 कूलम हो गया। क्लियर, ये हम लोग का हो गया है। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं यानी कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी, इसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं। कंफर्म है। चलो मैं इसको जो है शॉर्टकट में मैं करा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे NCERT का क्वेश्चन है FeO है, ये हमारा चेंज हो रहा है Fe2 में Fe2O3 में। हमें कुछ नहीं करना है, पहले दोनों का चार्ज देखना है। ठीक, दोनों का चार्ज हमको देखना है। चलो चार्ज देखते हैं। ऑक्सीजन का -2 होगा तो इसका कितना हो जाएगा +2 होगा। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, 6 में से इधर चला गया 2 मतलब कैंसिल कर दें क्या, तो इसका कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। 3 दूना 6, 6 माइनस उधर गया 6 प्लस को और 2x है ना, तो ये देखिएगा 2x और 6 तो x बराबर 6/2 रिजल्ट में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है कि नहीं। बोलो भाई, आप सोच रहे हैं सर कैसे कर दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। भाई ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालना जानते हैं, 11th में हम लोग सीखे थे, है कि नहीं। ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर +3 आ गया। अच्छा 2 में से हमारा कितना हो गया +3 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो आवेश बताइए कितना हो जाएगा। आवेश हमारा हो जाएगा F यानी कि कितना 96,500 कूलम। क्लियर है, 96,500। उसी तरीके से H2O के 1 मोल को O में O2 में। चलो अब यहाँ पर इसका भी देखते हैं। तो दूसरा हमारा ये है H2O है, ये हमारा चेंज हो रहा है O2 में। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इसी तरीके से इसका चार्ज कितना हो गया 0, इसका कितना हुआ है -2 से 0 हो गया है कि नहीं, मतलब चार्ज बढ़ा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा जुड़ेगा, है कि नहीं। 2 माइनस है 2 प्लस हो गया तो मतलब 2 जुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए कितना है 2 है। आवेश की संख्या बताइए हमारा कितना है, यानी कि 2F है। 2F है मतलब 2 गुणे
कितना है 96,500, यानी कि आपका हो जाएगा 00, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 1 13, 9 दूना 18, 1 19, इतना कूलम। क्लियर है ना? आया कंफर्म है समझ में? पूरा हो गया है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया है ये पूरा, यानी कि अब इसके बाद हम लोग जो होगा, आप ये पूरा आप देख सकते हैं, इस चीज़ को आप कर भी सकते हैं। यदि एक इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया इतना है, यानी आवेश का मान हमको दिया गया है, कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी, है ना? एक ही नियम से हमारा क्वेश्चन लगेगा, आप इसको कर लीजिएगा। बाकी हम लोग यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। देखते हैं हमारा चैप्टर में कितना चीजें बचा है। ये हमारा बचा है विद्युत रासायनिक श्रेणी बचा है, और उसके बाद हम लोग का बचा है विद्युत रासायनिक श्रेणी के बाद नर्स समीकरण। अभी हम लोग का एक लेक्चर काफी बेहतरीन लगेगा, ठीक है ना? चलो, उम्मीद है आपको फैराडे का नियम कंफर्म हो गया होगा, फैराडे का नियम समझ में आया होगा। इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।